हेलो गाइस, वेलकम टू एक और नई वीडियो जहां मैं आज डिस्कस करूंगा अटैक ऑन टाइटन मांगा चैप्टर 125 जिसका नाम है सनसेट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्टोहिस डिस्ट्रिक्ट में हिच और बाकी एमबी सोल्जर्स वॉल टाइटन्स जो तबाही करके पीछे डिस्ट्रक्शन और टूटी बिल्डिंग्स एंड वॉल का मलबा छोड़कर गए हैं उसमें फंसे हुए सर्वाइवर्स को बाहर निकालने में हेल्प कर रहे हैं। हालांकि ये वॉल टाइटन्स एल्डियंस पर अटैक नहीं कर रहे हैं और एक लाइन में चल रहे हैं ताकि वो बिना ज्यादा किसी को हार्म किए हुए आइलैंड के बाहर चले जाएं। लेकिन तब भी एल्डियंस में भी लोग बढ़ चुके थे और एरन के ये सब करने के ऊपर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे। वॉल्स के टूटने से जो डेथ्स हुई कुछ लोग उसके लिए एरन को जिम्मेदार बताते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि ये छोटा सा सेक्रीफाइस था एज कम्पेयर टू द फ्रीडम जो उन लोगों को मिलने वाली है। सिविलियंस में झगड़ा होता देख एक एमपी हिच को कहता है कि उसे हेडक्वार्टर्स जाकर और सोल्जर्स एंड वेपन्स लेकर आने पड़ेंगे। जब वो हेडक्वार्टर्स पहुंचती है तो वो देखती है कि बेसमेंट से खून की बूंदें एक लाइन बनाते हुए एक बंद रूम के गेट पर जाकर एंड हो रही हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करती है एनी उस पर तुरंत पीछे से अटैक करती है और धमकी देती है कि अगर हिच ने ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश की तो वो अपनी उसी सुपर स्टाइलिश रिंग से उसका गला काट देगी। हालांकि हिच एनी के लॉक से बाहर निकल जाती है और उल्टा एनी को जमीन पर पटक देती है। हिच सोचती है कि उसे जल्दी से कुछ सोचना होगा ताकि वो एनी को रोक पाए फीमेल टाइटन में कन्वर्ट होने से, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एनी ने ऑलरेडी खुद को इंजर्ड कर लिया है और वो किसी भी टाइम फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एनी हिच को धमकी देती है लेकिन हिच इस पे बोलती है एनी उसे बेवकूफ नहीं बना सकती और वो जानती है कि एनी के पास फिलहाल उतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो टाइटन में कन्वर्ट हो पाए। कोई इंसान बाहर गेट पर नॉक करके पूछता है कि क्या अंदर सब ठीक है, जिस पे हिच को जल्दी से डिसीजन लेना था कि वो एनी के बारे में बताए या नहीं। अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि हिच एक घोड़े को तैयार कर रही है जिससे एनी वहां से निकल सके। हिच बताती है कि अच्छा ही है, अब उसे बेसमेंट में खड़े होकर एनी के क्रिस्टल को गार्ड नहीं करना पड़ेगा और एनी भी बोलती है कि अब उसे फाइनली हिच की बकवास बातें अबाउट मैन भी नहीं झेलनी पड़ेंगी। ये सुनकर हिच सरप्राइज रह जाती है कि एनी पूरे 4 साल अपने क्रिस्टल में बंद होते हुए भी कॉन्शियस थी। एनी अपने एक्सपीरियंस को एक ड्रीम की तरह समझाती है जहां उसे हिच और आर्मिन की आवाजें दूर खड़े हुए इंसानों की तरह सुनाई देती थी और फिर उसने एरन का डिक्लेरेशन ऑफ रम्बलिंग सुना और खुद को अपने क्रिस्टल से बाहर पड़ा हुआ पाया। और एनी पूछती है कि ये एरन सीरियसली रम्बलिंग करके पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है। हिच बताती है कि हाँ, एरन वही करने वाला है और जैसे ही वो लोग घोड़े पर बैठकर बाहर निकलते हैं एनी चारों तरफ फैले डिस्ट्रक्शन को देख रही होती है। हिच बताती है कि इसे देखकर उसे वो टाइम याद आ रहा है जब उसे एज अ सोल्जर एरन और एनी की फाइट के बाद कॉर्प्सेस एंड रबल को साफ करना पड़ा था। हिच एनी से पूछती है कि उसे कैसा लग रहा है इतनी सारी बॉडीज को एक के ऊपर एक पाइल अप हुआ देखकर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सो कॉल्ड प्लान। एनी बताती है जब वो अपने क्रिस्टल में थी तो उसके पास काफी टाइम था ये सब सोचने का और उसे रियलाइज हुआ कि वॉरियर यूनिट ने कितनी बेवकूफी भरे काम किए हैं। फिर एनी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है कि हम मार्ले से बाहर किसी को भी मारते थे तो इस पर उन्हें तारीफ मिलती थी और हमें लगता था कि हम अपने एंसेस्टर्स के किए गए पापों को रिडीम कर रहे हैं। हालांकि वॉरियर यूनिट बनाई तो इसलिए गई थी कि रम्बलिंग को रोका जा सके, लेकिन सच बताऊं तो मैंने कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया टुवर्ड्स सेविंग द वर्ल्ड। एनी को बचपन में ही अबैंडन कर दिया गया था बाय हर मदर बिकॉज ऑफ हर ब्लड रिपोर्ट्स, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसकी मॉम का अफेयर था एक एल्डियन बंदे के साथ। लेकिन एनी को किसी और कंट्री से आए हुए एल्डियन आदमी ने अडॉप्ट किया और उसे बहुत मर्सीलेसली ट्रेन किया ताकि एनी एक वॉरियर कैंडिडेट बन सके और एज अ रिजल्ट उसकी खुद की सोसाइटी में पोजीशन इंप्रूव हो जाए। बट एनी पेड हिम बैक बाय एश्योरिंग कि वो वापस कभी भी ढंग से वॉक ना कर पाए। लेकिन वो आदमी फिर भी खुश था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब एनी बिना किसी वेपन के भी अपने दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। उसकी ऐसी ब्रूटल ट्रेनिंग की वजह से एनी को उसके अराउंड चीजों से फर्क पड़ना बंद हो गया, इंक्लूडिंग हर ओन लाइफ, तब तक जिस दिन उन्हें पैराडाइज आइलैंड के लिए निकलना था टू रिटेक द फाउंडिंग टाइटन। एक्चुअली उस दिन उसके फादर ने उसे पहली बार माफी मांगी और कहा कि आज तक उसने जो भी उसके साथ बिहेव किया वो सब गलत था और उसे एनी के वॉरियर यूनिट में होने से जो भी चीजें मिली, चाहे वो स्टेटस हो, रेस्पेक्ट हो फॉर बीइंग एन ऑनररी मार्लियन सिटीजन, उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस ये चाहता है कि उसकी बेटी यानी एनी पैराडाइज आइलैंड से ठीक कंडीशन में वापस आ जाए। एनी हिच को बताती है कि उसके फादर वेट कर रहे हैं और उसकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स उनका वेट कर रहे हैं। एनी कन्फेस करती है कि उसने अनफॉरगिवेबल सिंस कमिट किए हैं, लेकिन वो आज भी उन्हें कमिट करने से पीछे नहीं हटेगी अगर उसे ये सब रिपीट करना पड़े टू रिटर्न बैक टू हर फादर। हिच एनी की ओपननेस अप्रिशिएट करती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर है कि एनी जब भी अपने घर वापस लौटेगी तो जो भी उसे वहां जाकर मिलेगा वो कॉर्प्सेस और डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं होगा। मीनवाइल लाइब्रेरियो में हमें दिखाया जाता है कि इंटर्नमेंट जोन के एल्डियंस पब्लिक सिक्योरिटी अथॉरिटीज के गेट पर पहुंच गए हैं। एनी के फादर उन्हें लीड करते हैं और ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं कि एरन येगर इज कमिंग और उसने रम्बलिंग ऑलरेडी एक्टिवेट कर दी है। हालांकि ऑफिसर्स इस चीज पर भरोसा नहीं करते और बोल देते हैं कि ये एल्डियंस की साजिश है ताकि वो ये सब बोलकर यहाँ से छूट जाएं। वो ऑफिसर्स उन एल्डियंस को अरेस्ट करने की सोचते हैं, लेकिन एनी के फादर को अपनी बेटी का प्रॉमिस याद आता है ऑफ रिटर्निंग बैक टू होम।
और उन्हें एक बार फिर से फाइट बैक करने का कॉन्फिडेंस मिलता है। वापस शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट में कीथ शादिस और साथ में कुछ और ट्रेनीज गन फायर की आवाजें सुनते हैं जो कि येगरिस की साइड से की गई थी, जिन्होंने फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। उसमें से एक ट्रेनी इंस्ट्रक्टर शादिस को वहां से भागने का आइडिया प्रपोज करता है, जिसे वो मना कर देता है और बताता है कि बहुत ही जल्दी ये पूरा आइलैंड येगरिस हत्या लेंगे और फिर पैराडाइज आइलैंड पर कीथ शादिस जैसे आइडियोलॉजी वाले लोगों की कोई जगह नहीं होगी। कीथ उन ट्रेनीज को एडवाइस देता है कि उन्हें येगरिस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए और अपनी बारी का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट पैनल में आर्मिन दिखाया जाता है जो फाल्को को बचाना चाहता है और वो निकलने की तैयारी कर रहा है ताकि वो कोनी को रोक सके इससे पहले ज्यादा देर हो जाए। चाहे ये एफर्ट बेकारी क्यों ना हो, लेकिन तब भी आर्मिन अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाना चाहता है ताकि वो फाल्को को बचा पाए और गाबी का ट्रस्ट जीत पाए। राइनर और कार्ड टाइटन अभी भी आसपास ही कहीं छुपे होंगे और अगर गाबी उनकी साइड होगी तो एटलीस्ट कुछ चांस तो हैं कि दोनों ग्रुप्स एक साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएं। आर्मिन चाहे तो ये काम ना करे, बट ही नोज कि अगर उसने ट्राई नहीं किया तो इस चीज का ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे ही आर्मिन लीव कर रहा होता है, मिकासा उससे पूछती है कि आर्मिन की एब्सेंस में उसे क्या करना चाहिए और आर्मिन उसे बोलता है कि वो जॉन की हेल्प करे और एटलीस्ट फॉर गॉड सेक एक बार खुद से सोचने की कोशिश करे। जब वो आर्मिन से एरन के बारे में पूछती है तो आर्मिन फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है बिकॉज वो लोग इतने हेल्पलेस हो चुके हैं और कितने सारे लोगों की जान खतरे में है। और इन्हीं सब बातों से परेशान आर्मिन मिकासा पर गुस्से में बोल पड़ता है कि वो लोग इस कंडीशन में नहीं है कि अब एरन के बारे में सोचें, वो चीज अब बातों से टोटली निकल चुकी है। आर्मिन को इतने गुस्से में देख मिकासा उससे माफी मांगती है और मिकासा को ऐसा करता देख आर्मिन तुरंत शांत होता है और होश में आ जाता है और उसे बहुत दुख होता है कि सर्वे कॉप्स ने कमांडर एरविन स्मिथ की जगह आर्मिन की जान बचाई। बट अगर आज कमांडर एरविन यहाँ होता तो वो इस तरह से मिकासा को ट्रीट नहीं करता जैसे आर्मिन ने किया। और आर्मिन के वहां चले जाने के बाद मिकासा नोटिस करती है कि वो जो स्कार्फ वहां रखकर गई थी वो अब वहां से गायब है। बाहर हम देखते हैं कि ब्राउस फैमिली गाबी और आर्मिन को सी ऑफ करने आई है। मिस्टर ब्राउस कहते हैं कि कोनी फाल्को को अपनी मदर को फीड करने से पहले थोड़ा हिचकिचाएगा और जिससे आर्मिन और गाबी को मौका मिल जाएगा वहां पर टाइम से पहुंचने का। काया गाबी को फेयरवेल मियां बोलती है, जिस पर गाबी एम्बेरस्ड रह जाती है और अपना असली नाम बताकर वहां से निकल जाती है। फोर्ट के टॉप पर अलग ही सीन चल रहा था। वहां फ्लॉक एक एंटी मार्लिन वॉलंटियर के हाथ पर गोली मारता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि अब पैराडाइज आइलैंड पर येगरिस्ट का रूल है। वो बताता है कि एरन ने उसे 10 महीने पहले अपना प्लान बता दिया था कि वो जीक को बिट्रे करेंगे और इसीलिए फ्लॉक एरन को सपोर्ट करने के लिए नए सोल्जर्स का ग्रुप बनाने में लग गया। फ्लॉक सारे वॉलंटियर्स को बताता है कि अब उनके होमलैंड्स को बचाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ अगर वो लोग आइलैंड की तरफ से फाइट करने का डिसाइड करेंगे तो उन्हें हैप्पीली एल्डियन एम्पायर में वेलकम किया जाएगा। एक वॉलंटियर जो कि फ्लॉक की बात पर ऑब्जेक्ट करता है, फ्लॉक उसके सिर में गोली मारकर उसकी तारीफ करता है कि ये एक ब्रेव वॉलंटियर था जिसने उसकी बात को रिफ्यूज करते हुए एक बुलेट को चुना। लेकिन फ्लॉक बाद में कहता है कि ऐसी भी क्या प्राइड जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान देनी पड़े, और वो सारे वॉलंटियर्स को जेल में डलवा देता है ताकि उन्हें ढंग से सोचने का टाइम मिले। मिकासा वहां पहुंचकर वॉलंटियर्स को जेल में ले जाते देख फ्लॉक से पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर फ्लॉक बोलता है कि एरन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो आइलैंड्स के बाहर बैठे दुश्मनों को खत्म करे, तो मैं बस वही काम कर रहा हूँ आइलैंड के अंदर हो रही प्रॉब्लम्स के साथ। वो मिकासा और शॉक में सुन जॉन को बताता है कि ये असली फ्रीडम है और उन्हें अब आगे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। वो जॉन को याद दिलाता है उसका ड्रीम कि वो एक एमपी बनना चाहता था ताकि एक सुकून की लाइफ बिता सके, और वो कहता है कि अब जॉन उस ड्रीम को वापस परस्यू कर सकता है। जॉन जब फ्लॉक से पूछता है कि क्या अब उनकी फाइट खत्म हो चुकी है तो वो जॉन का मजाक उड़ाने लगता है कि वो हमेशा से ही इतना इरिटेटिंग सा रहा है। मिकासा फ्लॉक से पूछती है कि हांजी और लिवाई की क्या कंडीशन है, जिस पर फ्लॉक उसे बताता है कि वो दोनों जीक के हाथों मारे जा चुके हैं। दूर कहीं जंगलों में हम देखते हैं कोनी को, जो फाल्को के साथ राइड करते हुए उसे ये झूठ बोलकर ले जा रहा है कि कोनी उसका अमनीशिया ट्रीट करवाएगा ताकि उसे अपनी मेमोरीज वापस मिल सकें। फाल्को ये जानकर कोनी के लिए बहुत थैंकफुल हो जाता है क्योंकि उसे सच में नहीं याद आ रहा था कि गाबी और कोल्ड से जब वो मिला उसके बाद की इवेंट्स में क्या हुआ। ये फाल्को के साथ इसीलिए हो रहा था क्योंकि इसने जॉ टाइटन इनहेरिट किया तो थोड़े से टाइम तक कुछ मेमोरी लॉस हो सकता है जब कोई 9 टाइटन्स में से किसी को इनहेरिट करे, लेकिन फाल्को के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर थी कि वो कोनी से पहले मिल चुका है। और एक और किसी जंगल जैसे एरिया में हमें दिखाया जाता है जनरल मगैथ और कार्ड टाइटन यानी पीक को, जो मार्लियन एयरशिप्स को वापस जाते देख सोचते हैं कि ये अच्छी मूव है, एटलीस्ट वो रेस्ट ऑफ द कंट्री को इन्फॉर्म तो कर देंगे कि सिचुएशन कितनी खराब है। और वहीं पीक को दिखाया जाता है जो काफी डिमोरलाइज हो चुकी है क्योंकि अब वॉल टाइटन्स को रोकने का उनके पास कोई भी तरीका नहीं बचा है। वहीं पर छुपी हुई हांजी उन दोनों को आवाज मारती है और पीक जो कि अपनी टाइटन बॉडी से आधी बाहर थी वो एकदम से हांजी पर अटैक करने के लिए बढ़ती है और दूसरी तरफ हांजी उसे रुकने के लिए बोलती है। हांजी अपनी बात पर जोर डालते हुए कहती है कि वो बिना किसी हथियार के है और कुछ बात करना चाहती है और उसका कंपेनियन एकदम घायल कंडीशन में है, तो मगैथ और पीक को उन दोनों से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो यार ये था एओटी मांगा का चैप्टर 125 सनसेट। आई होप तुम्हें मजेदार लगी होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये लाल बटन पर थंडर स्फीयर मार दो या उसकी नेप तोड़ दो प्लीज। सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।